कहा जाता है कि हिमालय के पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सा नशा होता है। जो एक बार इस सन्नाटे को सुन ले वो बार बार पहाड़ों की तरफ खिंचा चला आता है। लेकिन कभी कभी ये खामोशी अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होती है जो इंसानी समझ से बहुत परे हैं। जरा सोचिए, आप 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर है, हार कपा देने वाली ठंड और एक ऐसा बर्फीला तूफान जिसमें आपको अपना ही हाथ दिखाई ना दे। आप अपने दोस्तों के साथ जान बचाने के लिए एक कतार में चल रहे हैं। सन्नाटे में सिर्फ आपके जूतों के बर्फ पर पड़ने की आवाज आ रही है। आप 3 दोस्त हैं, लेकिन अगर अचानक आपको एहसास हो कि बर्फ पर जो कदमों की आवाज आ रही है वो 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की है। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। रोहन, कबीर और अमन, ये 3 दोस्त एक अनएक्सप्लोर्ड पास को पार करने के लिए हिमालय के एक बेहद दुर्गम इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। रोहन, जो ग्रुप का लीडर था, उसे पहाड़ों का काफी तजुर्बा था। वो निडर था, हमेशा लॉजिक पर बात करता था और किसी भी मुश्किल स्थिति में घबराता नहीं था। कबीर शरीर से सबसे तगड़ा था, लेकिन स्वभाव से मजाकिया। वो डरावनी सिचुएशंस को हमेशा जोक से टालने की कोशिश करता था। और अमन इन तीनों में सबसे छोटा और सबसे कम अनुभवी था। वो बहुत शांत रहता था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज थी। वो उन छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर लेता था जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। शुरुआती 2 दिन ट्रैकिंग बहुत अच्छी रही। मौसम साफ था, नीले आसमान के नीचे हिमालय की चोटियां चमक रही थीं। लेकिन पहाड़ों में मौसम को बदलते देर नहीं लगती। तीसरे दिन दोपहर होते होते अचानक आसमान का रंग गहरा सलेटी हो गया। हवा की रफ्तार अचानक बढ़ गई और इससे पहले कि वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढ पाते, भारी बर्फबारी शुरू हो गई। रोहन ने आगे से चिल्लाते हुए कहा, हमें तेजी से चलना होगा। अगर ये स्नोस्टॉर्म और तेज हो गया तो हम यही बर्फ में दबे रह जाएंगे। बेस कैंप बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। लेकिन वो कुछ किलोमीटर अब एक अंतहीन सफर लग रहा था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात के 8 बज गए हों। विजिबिलिटी गिरकर मुश्किल से 5 फीट रह गई थी। सफेद बर्फीले तूफान में उन्हें एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। सुरक्षा के लिए रोहन ने तय किया कि वो सब एक लाइन में चलेंगे ताकि कोई भटके नहीं। सबसे आगे रोहन था, जो रास्ता बना रहा था। उसके ठीक पीछे कबीर, जो रोहन के कदमों के निशानों पर पैर रख रहा था। और सबसे पीछे था अमन। चारों तरफ सिर्फ हवाओं के चीखने की डरावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ रो रहे हों। उस भयानक शोर में अगर कोई चीज उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए थी तो वो थी उनके चलने की आवाज। अमन, जो सबसे पीछे था, उसने अपनी आंखें आधी बंद कर रखी थीं, क्योंकि बर्फ के टुकड़े सुइयों की तरह उसके चेहरे पर चुभ रहे थे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने कदमों की रिदम पर था। वो बस अपने आगे चल रहे कबीर के जूतों को देख रहा था। चलते चलते करीब 1 घंटा बीत चुका था। तीनों की सांसें फूल रही थीं। थकावट और ठंड से अमन का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। लेकिन तभी उसकी तेज ऑब्जर्वेशन ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने उसकी रगों में दौड़ते खून को जमा दिया। अमन के कानों में जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसने ध्यान से उस आवाज को डिकोड करना शुरू किया। एक भारी आवाज जो रोहन के भारी ट्रेकिंग बूट्स की थी, दूसरी थोड़ी हल्की आवाज जो कबीर की थी, और तीसरी अमन की खुद की। लेकिन ये रिदम कुछ अजीब थी। अमन के कदम लड़खड़ाए। उसने अपना सिर झटका। उसे लगा कि शायद ऊंचाई और थकान की वजह से उसे मतिभ्रम हो रहा था। उसने फिर से ध्यान लगाया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अमन की सांसें गले में अटक गईं। वो 3 लोग थे, लेकिन बर्फ पर चलने की जो क्रंच की आवाज आ रही थी वो 4 लोगों की थी। और जो चौथी आवाज थी वो बिल्कुल उनके कदमों से कदम मिलाकर चल रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उनके साथ मार्च कर रहा हो। अमन अचानक अपनी जगह पर रुक गया। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जैसे ही अमन रुका, आगे चल रहे कबीर और रोहन भी रुक गए। क्या हुआ अमन? रुक क्यों गया? चलते रहे वरना जम जाएगा यहां।
रोहन ने तूफान की आवाज को चीरते हुए पीछे मुड़कर चिल्लाया। अमन के होंठ कांप रहे थे। वो डर से इस कदर सुन्न था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और कांपती हुई आवाज में बोला, रोहन भाई, कबीर, हम 3 लोग हैं ना? कबीर ने चिढ़ते हुए कहा, अबे इस तूफान में तेरी मैथ्स की क्लास चल रही है क्या? हाँ भाई, हम 3 हैं, जल्दी चल। अमन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोते हुए स्वर में कहा, तो फिर बर्फ पर हमारे चलने की आवाज 4 लोगों की क्यों आ रही है? रोहन और कबीर दोनों खामोश हो गए। हवा का शोर भी जैसे एक पल के लिए थम गया। कबीर ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहा है यार? हवा की आवाज होगी या फिर गूंज होगी? पहाड़ों में आवाज गूंजती है। रोहन ने गुस्से में कहा। अमन, ये सब फालतू सोचने का वक्त नहीं है, चुपचाप मेरे पीछे चलो। रोहन मुड़ा और फिर से चलने लगा। कबीर ने भी कदम बढ़ाया। अमन ने कांपते पैरों के साथ दोबारा चलना शुरू किया, लेकिन इस बार कबीर और रोहन दोनों का ध्यान आवाज पर था और कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अमन सही था। चौथी आवाज हवा नहीं थी, वो कोई गूंज नहीं थी, वो स्पष्ट रूप से किसी भारी जूते के बर्फ पर पड़ने की आवाज थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो आवाज पीछे से या आगे से नहीं आ रही थी। वो आवाज रोहन और कबीर के बिल्कुल बीच से आ रही थी। कबीर अचानक चीख पड़ा और बर्फ पर गिर गया। रोहन, रुक जा! रोहन तुरंत पलटा। क्या हुआ? कबीर का चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था। वो अपने और रोहन के बीच की खाली जगह को देखकर कांप रहा था। कोई है? कोई मेरे ठीक आगे चल रहा है, रोहन। कबीर की आवाज रुलाई में बदल चुकी थी। मैं उसकी ठंडक महसूस कर सकता हूं। रोहन, जो अब तक लॉजिकल बना हुआ था, उसके माथे पर भी सिलवटें पड़ गईं। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उस खाली जगह पर रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सफेद उड़ती हुई बर्फ। यहां कोई नहीं है कबीर, उठो, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। रोहन भाई, अमन ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजर जमीन पर थी। नीचे देखो। रोहन और कबीर ने टॉर्च की रोशनी नीचे बर्फ पर की और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां कोई नहीं था, लेकिन उनके बिल्कुल सामने ताजी गिरी हुई सफेद बर्फ पर एक नया जूतों का निशान अपने आप बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज बिल्कुल उनके बीच खड़ी हो और उसने अपना पैर बर्फ पर रखा हो। भागो! रोहन पूरी ताकत से चीखा। तीनों ने लाइन तोड़ दी और पागलों की तरह अंधी दिशा में भागने लगे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ बर्फ और अंधेरा। लेकिन अब हवा के शोर में वो चौथी आवाज छुप नहीं रही थी। अब वो आवाज उनके कदमों से कदम नहीं मिला रही थी, अब वो उनके पीछे भाग रही थी। वो आवाज भारी, तेज और खूंखार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल चीज बर्फ को फाड़ती हुई उनके पीछे दौड़ रही है। कबीर भागते भागते एक पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। मुझे मत छोड़ना, वो चीखा। रोहन ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए उठाया। तभी अमन को धुंध में कुछ दिखा। वहां एक पुरानी झोपड़ी। वो एक बंजारों की गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली पत्थर की छोटी सी झोपड़ी थी, जो अब बर्फ से आधी ढकी हुई थी। तीनों ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई और उस झोपड़ी के दरवाजे से अंदर गिर पड़े। रोहन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर रखी एक भारी लकड़ी की मेज दरवाजे के आगे लगा दी। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ तीनों की भारी भारी सांसों की आवाजें आ रही थीं। क्या था वो? कबीर रोते हुए बोला। रोहन ने अपनी हेडलाइट ऑन की। मुझे नहीं पता। रोहन, जो कभी किसी चीज से नहीं डरता था, आज उसकी आंखों में मौत का खौफ था। तभी झोपड़ी के बाहर का तूफान अचानक शांत हो गया, बिल्कुल खामोश। और फिर उन्होंने वो आवाज सुनी, क्रंच। झोपड़ी के बाहर दरवाजे के ठीक उस पार कोई चल रहा था। वो अदृश्य साया झोपड़ी के गोल गोल चक्कर लगाने लगा।
अंदर बैठे तीनों दोस्तों की सांसें रुक गईं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गए। वो कदमों की आवाज धीरे धीरे चल रही थी। फिर वो दरवाजे के पास आकर रुक गईं। और फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर सन्नाटा छा गया। रोहन ने अपना चाकू निकाल लिया था। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने अमन के दिल की धड़कन रोक दी। रोहन भाई, कबीर, दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गया हूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो आवाज अमन की थी। कबीर और रोहन ने झटके से पलटकर अमन को देखा। अमन उनके बिल्कुल बीच में बैठा था, खौफ से कांप रहा था। उसके मुंह पर दोनों हाथ रखे हुए थे। बाहर खड़ी वो चीज अमन की आवाज में बोल रही थी, दरवाजा खोलो ना, हम 3 ही तो हैं, मुझे अंदर ले लो। आवाज में एक अजीब सी हंसी थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। रोहन ने अमन के कान में फुसफुसाया, कोई आवाज मत करना, चाहे जो हो जाए। पूरी रात वो चीज बाहर से कभी रोहन की, कभी कबीर की और कभी अमन की आवाज में उन्हें पुकारती रही। कभी वो झोपड़ी की छत पर चलने लगती तो कभी दरवाजे को खुरचती। तीनों दोस्त रात भर एक दूसरे को कसकर पकड़े, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि बस किसी तरह सुबह हो जाए। जाने कब उनकी आंखें थकान से बंद हो गईं। जब वे उठे तो झोपड़ी की दरारों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। तूफान थम चुका था। रोहन ने हिम्मत करके चाकू हाथ में लिया और धीरे से मेज हटाकर दरवाजा खोला। बाहर साफ नीला आसमान था, धूप खिली हुई थी। सब कुछ इतना शांत और सुंदर था जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के ठीक नीचे देखा तो उनके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। झोपड़ी के चारों तरफ बर्फ में किसी बहुत बड़े अजीब आकार के पैरों के निशान थे, और वो निशान झोपड़ी के दरवाजे पर आकर अचानक गायब हो गए थे, जैसे वो चीज हवा में उड़ गई हो या बर्फ में विलीन हो गई हो। बिना एक भी शब्द कहे तीनों ने अपना सामान उठाया और लगभग दौड़ते हुए पहाड़ से नीचे बेस कैंप की तरफ भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना को बीते हुए आज 3 साल हो चुके हैं। रोहन ने हमेशा के लिए पहाड़ों में ट्रैकिंग करना छोड़ दिया है। कबीर को आज भी रातों को पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन अमन की कहानी कुछ और ही है। अमन दिल्ली शिफ्ट हो गया। वो अब एक सुरक्षित, भीड़-भाड़ वाले शहर में रहता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अमन बताता है कि कभी-कभी जब वो रात को अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है या किसी खाली सड़क पर अकेला चल रहा होता है, तो उसे अपने कदमों के पीछे एक और आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य चीज आज भी उसके कदमों से कदम मिला रही हो। उसने पहाड़ तो छोड़ दिए, लेकिन उस पहाड़ की उस खौफनाक चीज ने शायद अमन को कभी नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर चल रहे हों और आपको लगे कि कोई आपके पीछे है, तो पीछे मुड़कर देखने से पहले बस अपने कदमों की आवाज गिन लेना। क्या पता आप अकेले ना हों।